हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मार्केट एंड इट्स फॉर्म। तो इस टोटल वीडियो में हम मार्केट का मीनिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, फिर उसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं उसको जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ मार्केट। तो जनरल व्यू में हम मार्केट समझते हैं कि जहाँ पर कुछ लोग कुछ सेल करते हैं एंड कुछ लोग खरीदते हैं। यूजुअली हम इसको मार्केट बोलते हैं। तो इकोनॉमिकल टर्म में क्या होता है कि मार्केट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर गुड्स एंड बॉट एंड सोल्ड। तो ये हम नहीं बोल सकते कि एक प्लेस है जहाँ पर गुड्स बिके जाते हैं एंड खरीदे जाते हैं, इसको हम मार्केट नहीं बोलते। मार्केट वही होता है जहाँ पर एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बिटवीन किसके साथ, बायर्स का एंड सेलर्स का। बायर्स मतलब जो सामान बेचते हैं एंड सेलर जो होते हैं वो खरीदते हैं। तो उनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, उस रिलेशनशिप किस लिए इस्टेब्लिश होता है, फॉर अ कमोडिटी। जो कमोडिटी वो एक्सचेंज करते हैं, जो कमोडिटी वो बेचते हैं एंड बायर्स खरीदते हैं, उनके बीच के लिए उनका एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। वही यूजुअली हम मार्केट का डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 3 कोर एलिमेंट्स होते हैं मार्केट में। एक तो आपका बायर है जो बेचता है आपका सामान, सेलर जो हम लोग होते हैं जो खरीदते हैं, एंड कमोडिटी मतलब कौन सा गुड एंड सर्विसेज आपका एक्सचेंज हो रहा है। मार्केट्स आर नेम्ड आफ्टर गुड्स रादर देन लोकेशन। अब ये तो आपको पता है कि जो मार्केट हम यूजुअली देखते हैं वो लोकेशन के नाम पर नहीं, वो गुड्स के नाम पर होता है। जैसे कि राइस मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, फिश मार्केट है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नेम जो आप देख रहे हो वो एक कमोडिटी के नाम पर है, वो एक गुड के नाम पर है, ना कि एक लोकेशन के नाम पर है। ठीक है, तो हम मार्केट का नाम ऐसे यूजुअली देते हैं। नाउ इसको हम एक अच्छे से इकोनॉमिकल टर्म्स में जानेंगे विद द प्रॉपर वर्ड्स। मार्केट इज़ अ प्लेस और अरेंजमेंट फॉर बायर्स एंड सेलर्स कम इन कंटैक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ म्यूचुअली एग्रीड प्राइस। मुझे पता है कि सबको ये समझ आ गया है। तो मार्केट एक प्लेस होता है जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, वो एक कंटैक्ट में आते हैं। क्यों आते हैं? तो एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसको उसका लेन देन होता है, उसका एक्सचेंज होता है एट अ म्यूचुअली अग्रीड प्राइस। मतलब सेलर एक प्राइस डिसाइड करता है एंड बायर्स एक प्राइस बोलते हैं, जो दोनों म्यूचुअली अग्री जहाँ पर करते हैं एक प्राइस पर, वहीं पर वो सेल होता है। तो दिस जो प्लेस होता है, जो अरेंजमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं मार्केट। अब मार्केट के फीचर्स क्या होते हैं? इसमें होते हैं बायर्स एंड सेलर्स। सो देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर मार्केट का मेजर रोल तो वही है ना कि यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। फिर आता है प्राइस डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। तो ये तो डिमांड एंड सप्लाई हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसका जो मेजर फैक्टर होता है वो होता है प्राइस। जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड फॉल होता है, जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो डिमांड इंक्रीज़ होता है। एंड सप्लाई का क्या कंडीशन है? प्राइस जब इंक्रीज़ होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होता है, एंड प्राइस जब डिक्रीज़ होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज़ होता है। तो ये उसका कंडीशन होता है। तो प्राइस एक मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इसके बाद आता है बायर्स एंड सेलर नीड नॉट मीट फिजिकली। अब ऐसे कंडीशंस होते हैं अभी के टाइम पर तो ये तो ज़्यादा ही होने लगा है, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन मार्केट्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो बायर्स एंड सेलर होते हैं वो फिज़िकली मीट नहीं करते, हम कहीं पर जाकर वो शॉपिंग वगैरह नहीं करते, हम थ्रू ऑनलाइन ये सब कर लेते हैं। ठीक है, डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो सेम पॉइंट हुआ कि ये मेनली डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। यहाँ पर फ्री इंटरैक्शन होता है, बायर्स एंड सेलर्स का एक इंटरैक्शन भी यहाँ पर होता है, एक रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश होता है। नाउ मूविंग टू कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। अब प्राइस तो आपको पता है कि हम जब एक सेलर कुछ बेचता है, सर्टेन प्राइस कुछ मनी उसका होता है, अमाउंट होता है जिस पे वो बेचता है, एंड हम उस अमाउंट को देखकर वो सामान खरीदते हैं। ठीक है, ये तो हम बोलते हैं प्राइस। अब मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस यूजुअली होता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम में
प्राइस का या फिर इंक्रीज़ हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है ड्यू टू सम फैक्टर्स। मान लो कि अभी रेनी सीज़न चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मतलब अम्ब्रेला सोल्ड हो रहे हैं, तो अम्ब्रेला का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। एंड यूजुअली थ्रू आउट द ईयर वो कांस्टेंट है, लेकिन जब रेनी सीज़न पर्टिकुलरली आता है तब उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। तो पर्टिकुलर रेनी सीज़न में जो प्राइस रहता है उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। एंड जो यूजुअली थ्रू आउट द ईयर रहता है, मतलब जो कांस्टेंट प्राइस रहता है यूजुअली, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्राइस। आई होप समझ आ गया। इसको देख लो पहले। इसका मीनिंग क्या होता है कि मार्केट प्राइस इज़ द प्राइस एट विच अ कमोडिटी इज़ एक्चुअली बॉट एंड सोल्ड इन अ मार्केट एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आया, मार्केट में बॉट एंड सोल्ड तो हुआ, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पर हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल प्राइस होता है वो लॉन्ग रन में रहता है, मतलब वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वो कंटिन्यू रहता है वो प्राइस, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई आर इन इक्विलिब्रियम। एंड मार्केट प्राइस जो होता है वो शॉर्ट रन में यूजुअली होता है, एंड नॉर्मल प्राइस जो है हमारा वो लॉन्ग रन में होता है। डिटरमाइंड बाय टेम्प्रेरी डिमांड एंड सप्लाई। अब टेम्प्रेरी डिमांड एंड सप्लाई, अब ज़्यादा डिमांड है तो प्राइस भी उसके हिसाब से चेंज होगा, सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज होगा तो प्राइस भी उसके हिसाब से चेंज होगा। तो वो डिमांड एंड सप्लाई में काफ़ी अफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो डिमांड एंड सप्लाई में इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, वो लॉन्ग रन में चलता है, ठीक है। वो स्टेबल प्राइस होता है। एंड नेचर क्या है इसका, वो चेंजेस फ्रिक्वेंटली, लेकिन ये हमारा रिलेटिवली स्टेबल है। इफेक्ट ऑफ डिमांड ग्रेटली अफेक्टेड ड्यू टू टेम्परेरी चेंजेस। ये वही सेम पॉइंट है, वो डिमांड की वजह से अफेक्ट करता है, ये डिमांड की वजह से ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, लेकिन लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करता है। एंड ये हमारा टेम्परेरी, वो ही सप्लाई जब इंक्रीज डिक्रीज होगा तो वो अफेक्ट करेगा, लेकिन ये सप्लाई की वजह से इतना अफेक्ट नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख लो, प्राइस ऑफ अम्ब्रेला राइजेस सडनली ड्यू टू हेवी रेनफॉल। अब ज़्यादा रेनफॉल हो गया तो प्राइस, अब लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, तो इसके वजह से क्या होता है कि प्राइस का जो अम्ब्रेला का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया। लेकिन एवरेज प्राइस जो है अम्ब्रेला का वो ड्यूरिंग द ईयर स्टेबल रहता है। रेनी सीजन में इंक्रीज़ हो गया, लेकिन थ्रू आउट द ईयर वो एक कांस्टेंट प्राइस में रहता है। तो वही आ गया हमारा मार्केट प्राइस जब इंक्रीज़ हुआ, लेकिन जो कांस्टेंट स्टेबल रहता है वो हमारा होता है नॉर्मल प्राइस। अब चलते हैं हमारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। यूजुअली हम 4 तरीके के फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ते हैं। वन इज़ परफेक्ट कंपटीशन, सेकेंड इज़ मोनोपोली, थर्ड इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, ठीक है। तो फर्स्ट चलते हैं हमारे परफेक्ट कंपटीशन पर। परफेक्ट कंपटीशन रिफर्स टू अ मार्केट वेयर देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। तो आपको क्या करना है कि जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ उसको ही नोट डाउन करना है। इसका जो डेफिनेशन है वो कुछ फीचर्स को लेकर ही बना है। पहला है आपका लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं एंड जो बायर्स होते हैं वो दोनों लार्ज होते हैं। डीलिंग विद अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मीनिंग होता है आइडेंटिकल और सिमिलर प्रोडक्ट। जो सेलर्स होते हैं, जो कुछ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ जो सेलर्स होते हैं वो लोग क्या होते हैं, एक आइडेंटिकल और कुछ सिमिलर प्रोडक्ट, मिलते जुलते प्रोडक्ट वो बेचते हैं एट अ यूनिफॉर्म प्राइस। एंड उनका जो प्राइस होता है, जो सारे जो होमोजीनियस प्रोडक्ट वो बेचते हैं उन सभी का प्राइस क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, मतलब सिमिलर होता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट सिमिलर है, प्राइस भी यूनिफॉर्म है। एंड हैविंग परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। तो हमने यहाँ पर मेनली 4 पॉइंट्स देख लिए। एक तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर थे, सेकेंड है वो होमोजेनस प्रोडक्ट बेच रहे थे, एंड उनका प्राइस जो है वो स्टेबल था, मतलब सेम था, एंड उनके पास परफेक्ट नॉलेज था अबाउट मार्केट कंडीशन। परफेक्ट नॉलेज क्या होता है कि सेलर 1 को पता है कि सेलर 2 कितने प्राइस में बेच रहा है, सेलर 2 को पता है कि सेलर 3 कितने प्राइस में बेच रहा है। तो इस सब का जो मार्केट का जो प्राइस चल रहा है, क्वालिटी चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, वो उनका जो नॉलेज है वो सभी सेलर्स को होता है, ठीक है।
एंड इस मार्केट में क्या होता है कि नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। अब इस मार्केट पर कोई भी आकर सेल कर सकता है, इसमें कोई भी बैरियर्स नहीं होते, कोई भी सेल कर सकते हैं, कोई भी छोड़कर भी जा सकता है। तो सेलर्स एंड जो सेलर्स होते हैं उनके बीच में कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। एंड इन सच अ मार्केट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट, इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को अकाउंट में नहीं लिया जाता। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अज्यूम टू बी परफेक्टली मोबाइल। अब एक सेलर है, उसमें कौन सा कॉस्ट यूज़ कर रहा है? एक सेलर अगर एप्पल प्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें लैंड, लेबर, तो वो अपने पसंद से, अपने तरीके से वो अपना जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको चेंज कर सकता है, इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन उसके पास नहीं है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो मान लो एक मार्केट है एंड उस मार्केट पर टमाटोस बेचे जा रहे हैं, ठीक है। उस मार्केट में 4 सेलर्स हैं, देयर इज़ अ मार्केट ऑफ टमाटो, उसमें 4 सेलर्स हैं एंड चारों सेलर क्या है, हमारे टमाटो बेच रहे हैं। तो चारों सेलर्स जो होते हैं उनके बीच क्या है, अब एक छोटा सा मार्केट, उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स आ गए क्योंकि वो 4 है। एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट कैसे हुआ, वो चारों टमाटोस बेच रहे हैं, टमाटो का क्वालिटी तो सेम ही होगा, टमाटो का जो प्रोडक्शन है वो सिमिलर जगह पर होता है, तो उसका जो क्वालिटी है या फिर जो भी कंडीशन है दैट इज़ क्वाइट सिमिलर। तो वो क्या कर रहे हैं, एक होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एंड आप देखो कि एक मार्केट पर अगर 4 सेलर्स हैं तो उस जो टमाटर का जो प्राइस है वो सिमिलर ही होगा, वो एक ही प्राइस होगा। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा बेच रहा है, ज़्यादा प्राइस में बेच रहा है तो उसका ही लॉस होगा ना। तो जो प्राइस होता है वो सिमिलर होता है एंड कांस्टेंट रहता है चारों सेलर्स का, एंड दे हैव परफेक्ट नॉलेज। तो ये आपका जो एग्जांपल है वो है एक सिमिलर मार्केट का, जैसे टमाटर है तो यहाँ पर चारों सेलर्स होते हैं, वो एक सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं एंड उन सभी का जो प्राइस है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर बायर्स आए तो वो तो अब कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ऐसा नहीं कि वो जाकर सीधा सेलर 2 से खरीदेंगे, अब वो कोई भी सेलर से वो खरीद सकते हैं क्योंकि वो चारों सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो अगर बायर्स गए तो वो कोई भी सेलर से वो खरीद सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल है, जैसे कि मान लो विट का एग्जांपल ले लो, वो एक कॉमन फूड है जिसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं, जैसे कि कुछ शॉप्स बेचते हैं, कुछ फ्लोर मिल्स बेचते हैं, कुछ घर पे बनाकर फैमिलीज भी बेचती हैं। तो उन सब में क्या होता है, वो एक सेम क्वालिटी का होता है एंड एक ही सिंगल फार्मर जो है वो उसका प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, वो यूजुअली रन करता है एक नॉर्मल प्राइस में, जो प्राइस में सभी लोग उस प्राइस में बेचते हैं। एक सिंगल फार्मर आकर प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकता एंड इसको हम ही बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स, इसका जो वेट जितना है जैसा है इसका भी वेट वैसा है, ठीक है। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं एंड कोई सिंगल सेलर उसका प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकता। इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, मतलब कोई और आकर इसमें बेच सकता है एंड कोई फार्मर इसको छोड़कर कोई और भी कुछ कर सकता है। एंड इसमें जितने भी सेलर्स होते हैं उनका एक परफेक्ट नॉलेज रहता है कि दूसरे का प्राइस क्या है, अगर प्राइस का चेंजेस होता है तो उनका भी मतलब उसका भी वो कंसिडर करते हैं। तो उसका क्या होता है कि परफेक्ट नॉलेज रहता है सबके पास एंड इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली हम बोल सकते हैं वो एक अपोजिट है हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के साथ। कैसे? मोनोपोली मार्केट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज़ ओनली वन सेलर। तो हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा कि वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही सेलर है, मतलब हार्डली कोई और बना पाएगा, मतलब इसमें एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ एक ही सेलर हो सकता है, ठीक है। एंड उसमें जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसमें जो हमारा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका जो क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में था कि वो क्या होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते थे, जो चारों पांचों सेलर्स होते थे एक मार्केट पर, वो काफ़ी सिमिलर प्रोडक्ट बनाते थे जो एक दूसरे के साथ मिलते थे। लेकिन यहाँ पर कोई सिमिलर तो छोड़ो, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब आसपास का भी सामान नहीं बना पाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही सिंगल सेलर होता है, तो उसके पास सारा कंट्रोल रहता है प्राइस एंड सप्लाई का। सिंगल सेलर है तो वो अपना मन के हिसाब से चलेगा, उसका
मतलब ज़रूरत हुआ तो वो प्राइस इंक्रीज़ करेगा या फिर प्राइस डिक्रीज़ करेगा अकॉर्डिंग टू देयर सप्लाई। तो ऐसे ही चलता है मोनोपोली मार्केट पर। तो इसका फीचर देख लो। पहला तो है उसका सिंगल सेलर होता है, एक ही प्रोड्यूसर होता है, एक ही सेलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नो क्लोथ सब्सटीट्यूट। अब कंज्यूमर जो होता है कैंट ईजिली स्विच टू अनदर प्रोडक्ट। वो एक प्रोडक्ट अगर बना रहे तो वो इजीली अनदर प्रोडक्ट पे स्विच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑल्टरनेटिव नहीं अवेलेबल होता। अब हम एक यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक सामान यूज़ कर रहे हैं, तो हम इजीली उसको स्विच कैसे करेंगे अगर उसका ऑल्टरनेटिव मिलता है। अगर उसका ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है तो हम वही प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ वाई इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं मिलता। इसकी वजह से जो बायर्स होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, वो एक ही सामान यूज़ करते रहते हैं। इसमें होता है हाई बैरियर्स टू एंट्री, मतलब कोई भी आकर यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। न्यू फॉर्म्स कैन नॉट ईजिली एंटर द मार्केट। क्यों? क्योंकि इसमें होते हैं लीगल रिस्ट्रिक्शन, हाई कॉस्ट। इसकी वजह से कोई भी नया फार्म आकर यहाँ पर कुछ भी बेच या फिर कुछ भी बिजनेस जो होता है वो कंडक्ट नहीं कर सकता। तो मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि जो सेलर होता है वो होता है प्राइस मेकर, मतलब वो अपना प्राइस वो खुद डिसाइड करेगा। उसके पास पावर है टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। अब उसका ज़रूरत है तो वो इंक्रीज डिक्रीज, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस वो फिक्स करता है। लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स, तो इसमें क्या होते हैं कि जो बायर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही सेलर है हमारा, तो जितने भी लोगों का नेसेसिटी है वो ये ही फुलफ़िल कर सकता है। दैट मीन्स जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं वो एक ही सेलर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है हमारा इंडियन रेलवेज़। जैसे इंडियन रेलवेज़ जो होता है वो एक ही है, कोई इसका क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, वो एक सिंगल सेलर है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई और रेलवेज़ नहीं बना रहा ना, तो इसमें हाई बैरियर्स टू एंट्री होता है। तो सेलर इज़ द प्राइस मेकर। अब उसका जो टिकट प्राइस है, उसका जो और भी कुछ प्राइस होते हैं वो खुद ही डिसाइड करता है। उसमें कोई मतलब उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस चेंज या फिर इन्फ्लुएंस होता है। दैट इज़ वाई उसको हम बोलते हैं प्राइस मेकर। एंड इसमें होते हैं बहुत सारे बायर्स। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं इंडियन रेलवेज़ में डिपेंड करते हैं, जाते हैं वहाँ पर। तो इसमें क्या होते हैं बहुत सारे बायर्स होते हैं लेकिन सेलर सिर्फ होता है एक। द फर्म हैज़ कंट्रोल ओवर प्राइस एंड सप्लाई। इसके बाद आता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर मेनी फर्म्स जो होते हैं वो सिमिलर बट डिफरेंट प्रोडक्ट बेचते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो काफ़ी सिमिलर प्रोडक्ट बेचती हैं, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होता है। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना 19-20 का फ़र्क है, वैसे ही वो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं लेकिन ईच प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। एंड ईच फर्म हैज़ द सेम कंट्रोल ओवर द प्राइस बिकॉज इट्स प्रोडक्ट इट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज इट्स कम्पिटिटर। तो इस मार्केट में क्या होता है वो कंपटीशन आ जाता है, क्योंकि जो बहुत सारे मार्केट्स हैं एंड वो सिमिलर बट थोड़ा बहुत डिफरेंट बेच रहे हैं, तो उनके बीच एक कंपटीशन रहता है। एंड जो प्राइस भी जो होता है वो उनके पास कंट्रोल रहता है, ठीक है। बट देयर इज़ अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। एंड इसमें कोई भी आकर अपना सेल कर सकता है, कोई भी छोड़कर जा सकता है। तो एंट्री एंड एग्जिट जो है वो फ्री है, इसमें कोई बैरियर्स नहीं है। तो इसका फीचर देखो, पहला है हमारा लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स। तो इसमें क्या होते हैं कि जो सेलर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं एंड वो बहुत सारे क्या एक सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो टूथपेस्ट, ठीक है, उसका क्या उसके बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, वो काफ़ी सिमिलर तरीके के बनाते हैं प्रोडक्ट। तो एक सिंगल फर्म जो होता है वो डोमिनेट नहीं कर सकता मार्केट पर, क्योंकि उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो प्रोडक्ट होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। कैसे? ब्रांडिंग पर डिफरेंस होता है, क्वालिटी किसका अच्छा है किसका बुरा है क्वालिटी, किसका पैकेजिंग जो होता है आउटर कवरिंग है वो किसका अच्छा है, किसका अट्रैक्टिव है, किसका कम अट्रैक्टिव है, किसका कुछ ज़्यादा फीचर्स है, उसका और कुछ प्रोडक्ट का कुछ कम फीचर्स हैं। तो ऐसे थोड़ा बहुत प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है।
एंड इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, मतलब कोई भी उस फॉर्म को ईजिली एंटर कर सकता है एंड एग्जिट कर सकता है, क्योंकि उसके बीच कोई ज़्यादा बैरियर्स नहीं होते। प्राइस मेकर हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ा बहुत पावर रहता है। ईच फर्म हैज सेम कंट्रोल ओवर प्राइस एंड वो उनके बीच क्या होता है कि वो कंपटीशन ज़्यादा रहता है, तो इसके वजह से वो प्राइस में ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल में देखो, मोनोपोलिस्टिक मार्केट का एग्जांपल है ये, जिसमें हमारा मेज़र है, हम ले रहे हैं सोप ब्रांड, ठीक है। अब सोप का जो है वो बहुत सारा सब्स्टिट्यूट आ रहा है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो सोप बना रहे हैं, काफ़ी सिमिलर बना रहे हैं, कुछ डिफरेंट बना रहे हैं, जैसे कि लॉक्स है, डोव है, डेटॉल, संतूर, तो ये सारे बहुत ही डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं सोप के। एंड इनमें डिफरेंशिएट क्या होता है, किसका फ्रैगनेंस अच्छा है, किसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि संतूर में यहाँ पर सैंडल एंड टर्मरिक यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या इंग्रेडिएंट में डिफरेंस आया, किसका पैकेजिंग बहुत ही सुंदर है, ठीक है, किसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, किसका प्राइस थोड़ा कम है, और फिर इस अकॉर्डिंगली क्या होता है कि वो ब्रांड में और सोप में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन उसका जो पर्पज़ है वो तो सेम है ना, वो क्लीनिंग पर्पज़ में यूज़ होता है, वो सिमिलर प्रोडक्ट हम तो बेच रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट आ जाता है, ठीक है। अब लोगों के पास जो होता है, वो बायर्स जो होते हैं, उनके पास डिफरेंट चॉइस आ गए, मतलब कोई एक बायर अगर आया मार्केट में, तो वो देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हो रहे हैं, ब्रांड्स है, तो उसका मन करेगा वो कौन सा चाहता है। अगर उसको सिर्फ चाहिए कि वो मतलब एक फ्रैगनेंस उसको अच्छा चाहिए, तो वो लेगा लक्स लेगा। अगर उसको चाहिए कि थोड़ा आयुर्वेदिक में उसको चाहिए, तो वो ये वाला प्रिफर कर सकता है। तो ये अकॉर्डिंगली वो चेंज होता है बायर्स का भी। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट इज़ द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच फ्यू लार्ज फर्म्स डोमिनेट द मार्केट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि कुछ लार्ज फर्म्स होते हैं, कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं जो मार्केट में डोमिनेट करते हैं, ठीक है। एंड दिस फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब वो एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? फिर डिसीजंस ऑफ वन फर्म अफेक्ट अदर्स। अगर एक ने प्राइस में थोड़ा चेंजेस किया तो वो दूसरे लोगों को भी अफेक्ट करता है, इसके वजह से वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसका फीचर पढ़ लो। पहला है फ्यू सेलर्स, इसमें होते हैं कुछ नंबर के सेलर्स, एंड वही सेलर जो होते हैं वो मार्केट में डोमिनेट करते हैं, इसमें ज़्यादा सेलर्स नहीं आ पाते। एंड फ्यू सेलर्स है तो ज़्यादा बायर्स होगा, देयर आर मेनी कंज्यूमर्स परचेजिंग द प्रोडक्ट्स। इसमें होते हैं हाई बैरियर्स टू एंट्री, जैसे कि हमने मोनोपोली में पढ़ा था कि वहाँ पर हाई बैरियर होते हैं, यहाँ पर उससे थोड़ा कम होता है लेकिन बैरियर्स होते हैं। न्यू फर्म्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एंटर। अब जो नए फार्म्स होते हैं उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो एक बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं, तो उनको compete करने के लिए उतना बड़ा इंडस्ट्री होना चाहिए। सो ड्यू टू कॉस्ट, ब्रांडिंग, गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से उसमें ज़्यादा फर्म्स एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर वो कंपटीशन करते हैं। अब इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म क्या होता है कि जो प्राइसिंग होता है वो क्या एक दूसरे को थोड़ा बहुत देख कर करते हैं, क्योंकि उनका एक होता है हाई कंपटीशन। अगर एक प्राइस में इंक्रीज़ करता है तो दूसरे को भी अफेक्ट करता है, तो वो एक राइवल फर्म, मतलब जो अपना जो कंपटीटर है उसको नज़र रखते हुए वो अपना प्राइसिंग या फिर कोई डिसीजंस लेते हैं। प्रोडक्ट में भी होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड। अब जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो होमोजीनियस है, मतलब काफ़ी सिमिलर हो सकता है, जैसे कि सीमेंट है, स्टील है, तो ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो ब्रांडिंग है वो काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री है। सीमेंट का इंडस्ट्री देख लो या फिर स्टील का इंडस्ट्री देख लो, ये सारे जो होते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो काफ़ी सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे कार, स्मार्टफोन्स, ये सारे कंपनी जो होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आपका टेलीकॉम कंपनीज़। अब हमारे मार्केट में टेलीकॉम कंपनीज़ हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द डेटा पैक, वाईफाई नेटवर्क, तो इसके वजह से हम ये सब यूज़ करते हैं, जैसे कि जियो आ गया, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL। तो आप क्या ऐसे 4-5 आप मतलब मेजर
देखोगे इसमें बहुत सारे मार्केट, जैसे कि सोप में आपके 1000 होंगे, 1000 प्लस आपके ब्रांड्स होंगे, लेकिन इसमें कुछ हाई मतलब 5 to 6 ये हो सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेलर्स नहीं होते, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता है क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े मतलब मार्केट्स होते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स चाहिए होते हैं इसमें कम्पीट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि जियो, एयरटेल। एंड अगर आप इनको देखोगे तो इनका प्राइस जो होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है। जैसे कि जियो का 1 महीने का रिचार्ज काफ़ी 349 या फिर कुछ ऐसे आ जाता है। वैसे एयरटेल का भी आप देखो कि उसका भी वो सिमिलर 399 होगा या फिर ऐसा कुछ होगा। तो इनके बीच क्या होता है कि जो प्राइसिंग होता है वो काफ़ी आइडेंटिकल होता है। अगर प्राइस जियो ने इंक्रीज़ कर लिया तो एयरटेल को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इन सभी को उसके अकॉर्डिंगली अपना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी ने इंक्रीज़ कर दिया एंड इसका कम है तो क्या लोग यहाँ पर स्विच कर लेंगे, तो इसका ही लॉस है ना। तो दैट इज़ वाई ये अपना कंपटीशन ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। तो एक अगर कुछ में चेंज आ गया, एक फॉर्म का कुछ चेंजेस हो रहा है तो वो दूसरे को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें होते हैं फ्यू लार्ज टेलीकॉम कंपनीज जो मार्केट को डोमिनेट करते हैं। तो जो ओलिगोपोली होता है वो डिफरेंट मतलब 2 टाइप्स के ही होते हैं, जो हमने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है, इसको सिर्फ देख लो। एक होता है हमारा प्योर ओलिगोपोली एंड वन इज़ डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली में क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो आइडेंटिकल एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब बेचते हैं। जिसके मैंने बोला कि सीमेंट है या फिर स्टील है, तो वो क्या करते हैं कि एक सिमिलर प्रोडक्ट और आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। कंपटीशन मेनली ऑन प्राइस। तो उनका जो कंपटीशन है वो अब तो वो जो जितने भी इंडस्ट्री है सीमेंट का, वो एक ही जैसे सामान बेच रहे हैं, तो उनके बीच डिफरेंस आएगा क्या। अब एक बायर आएगा तो वो खरीदेगा कौन से बेसिस में, तो उनका मेन कंपटीशन रहता है प्राइस पर। अगर एक का प्राइस थोड़ा कम है तो वो बायर जाकर वही खरीदेगा, ठीक है। तो उनका मतलब जो कस्टमर होते हैं उनका कोई प्रेफरेंस नहीं होता, वो देखते हैं प्राइस। लेकिन जो डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली होता है वो जो फर्म होते हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट बेचते हैं, जिसका यूनिक फीचर होता है, क्वालिटी डिफरेंट होता है, डिज़ाइन डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि कंपटीशन कुछ बहुत फैक्टर्स को लेकर कंपटीशन बन जाता है, जैसे कि क्वालिटी, ब्रांड, सेल कितना हो रहा है, तो उसके बेसिस में कंपटीशन है। तो कस्टमर शो ब्रांड प्रेफरेंस। अब कस्टमर के पास चॉइस आ गया, प्रेफरेंस आ गया कि वो कौन से बेसिस में चाहिए उसको फ़ोन, ठीक है। जैसे कि इसका जो एग्जांपल है स्मार्टफोन इंडस्ट्री है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ोन्स आप बेच रहे हो एंड जो बायर्स है उसके पास बहुत सारे चॉइस आ गए कि वो कौन सा चाहता है, उसके प्राइस रेंज के हिसाब से वो कौन सा चाहेगा। अगर उसको अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो वो कौन सा स्मार्टफोन प्रेफर करेगा। तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट इन फीचर, डिज़ाइन एंड ब्रांड क्वालिटी होते हैं एंड वो डिफरेंट प्रोडक्ट बेचते हैं एंड इसमें होते हैं प्रोडक्ट सिमिलर। अब हम हमने जो मार्केट के फॉर्म्स पढ़े उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। इसमें होते हैं वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स मतलब यहाँ पर है सेलर्स, तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। मोनोपोली में होता है एक सिंगल सेलर, जैसे कि हमने इंडियन रेलवेज़ की बात की, एक ही सेलर है हमारा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगेन बहुत सारे सेलर्स होते हैं, जैसे हमने सोप का बात किया, सोप ब्रांड्स के बारे में बात किया, तो इसमें बहुत सारे फर्म्स इंक्लूडेड होते हैं। ओलिगोपोली में कुछ फ्यू फर्म्स होते हैं जो डोमिनेट करते हैं मार्केट में। नेचुरल प्रोडक्ट की बात करो तो परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें कोई मोनोपोली में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो एक ही सेलर है, एक ही जैसा सामान वो बना रहा है, उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं आता एंड उसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी यूनिक होता है, ठीक है। एंड उसमें मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, काफ़ी सिमिलर प्रोडक्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें जैसे कि मैंने बोला 19-20 का फ़र्क होता है उनमें। ओलिगोपोली में क्या होता है कि वो होमोजीनियस भी बना सकते हैं, वो डिफरेंशिएटेड भी बना सकते हैं। कंट्रोल ओवर प्राइस की बात करो तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी प्राइस का कंट्रोल नहीं होता सेलर के पास, वो अपने मन के हिसाब से प्राइस में चेंजेस नहीं कर सकता। उसको हम यूजुअली टैगलाइन देते हैं प्राइस टेकर। जो प्राइस मार्केट में चल रहा है वो उसी प्राइस के अकॉर्डिंग अपना सेल करेगा। लेकिन जो मोनोपोली में होता है वो होता है प्राइस मेकर, वो अपने अकॉर्डिंग
वो अपना प्राइस चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब उसके पास कंप्लीट कंट्रोल रहता है प्राइस का। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंट्रोल रहता है, लेकिन वो अपने कॉम्पिटिटर्स, अपने राइवल्स को देखकर वो अपना प्राइस डिसाइड करते हैं। वो ऐसा नहीं कि ज़्यादा बढ़ा देंगे। अगर एक सोप आपको 20 रुपये में मिल रहा है तो और एक सोप है आपका, मतलब वो बढ़ा कर मैक्सिमम 100 रुपीज़ तक कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि वो 1000 रुपीज़ का सोप बेचेंगे। तो प्राइस में थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, लेकिन वो अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर प्राइस में चेंज करते हैं। एंड ओलिगोपोली में क्या होता है कि कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर प्राइस, मतलब वहाँ पर भी क्या होता है कि थोड़ा बहुत, मतलब प्राइस अपने कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग, मतलब ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता, थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है। एंट्री एंड एग्जिट की बात करो तो परफेक्ट कंपटीशन में तो कोई भी आकर सेल कर सकता है, कोई भी मार्केट का बिजनेस है तो वो छोड़कर जा सकता है। तो यहाँ पर फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, कोई भी बैरियर नहीं है। लेकिन मोनोपोली इसका अपोजिट है, तो इसमें होते हैं बहुत सारे बैरियर्स एंड यहाँ पर कोई भी अदर फर्म्स आकर एंट्री नहीं कर सकता। एंड मोनोपोलिस्टिक में यहाँ पर भी इजी एंट्री एंड एग्जिट होता है, वहाँ पर भी कोई भी आकर सेल कर सकता है। लेकिन जो ओलिगोपोली मार्केट होता है उसमें डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो बहुत सारे लार्ज फर्म्स को लेकर बनता है। ठीक है, तो कुछ फ्यू लार्ज कंपनीज जो होती हैं वो मार्केट में डोमिनेट करती है। अगर आप एक जगह, जैसे कि आप देख रहे हो जियो है, BSNL है और वोडाफोन है, तो अगर आप सोचोगे कि मैं एक ब्रांड करूँगा, मैं एक ब्रांडिंग करूँगा, तो आपके लिए क्या वो डिफ़िकल्ट होगा उनको कंपटीशन करना, क्योंकि वो बहुत सारे पॉपुलर है, फेमस ब्रांड्स है। तो आप उनको कंपटीशन करोगे तो आपका भी लेवल उतना हाई होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी फर्म, कोई भी इंडस्ट्री इजीली नहीं आ सकता मार्केट पर। लेकिन आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप चाहो तो सोप का ब्रांड खोल सकते हो, आप चाहो तो एक टूथपेस्ट का ब्रांड खोल सकते हो, रेस्टोरेंट खोल सकते हो, सैलून खोल सकते हो। तो ये ईजिली होता है आप एंट्री एंड एग्जिट पे। एग्जाम्पल या अगर आप देखो परफेक्ट कंपटीशन का, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स, वीट, राइस, ये सारे होते हैं परफेक्ट कंपटीशन पर। मोनोपोली होता है हमारा एक ही सेलर, जैसे इंडियन रेलवेज, इंडियन एयरलाइन। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होते हैं जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, सैलून से, क्लोथिंग ब्रांड से। ठीक है, एंड ओलिगोपोली में आते हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज जो व्हीकल्स बनाते हैं, एयरलाइंस, टेलीकॉम कंपनीज, स्मार्टफोन्स, ये सारे आगे हमारे ओलिगोपोली पर। So the market structure depends on number of firms, product type, price control and entry barriers। तो इन सब को लेकर बनता है हमारा मार्केट। तो अब हमने पढ़ लिया चारों टाइप का मार्केट। दिस इज़ ऑल अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट टाइप्स। इसके बाद इसका जो अदर कॉन्सेप्ट है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So thanks everyone for watching this.